मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। हमारा जो हम सेकंड बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग। इसके 2 वीडियो मैं पहले आपको पोस्ट कर चुकी हूँ, जिसमें हमने देखा कि राष्ट्र निर्माण के लिए भारत के सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ आई। उसमें हमने सरदार पटेल की अप्रोच देखी कि सरदार पटेल ने कैसे भारत का एकीकरण किया। उसके बाद आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को विभाजन की विरासत में हमें क्या मिला, शरणार्थी समस्या मिली और उनका पुनर्वास हमारे द्वारा कैसे किया गया, भारत के द्वारा इस समस्या का समाधान कैसे किया गया, वो हम इसमें देखेंगे। और एक दूसरी समस्या थी कि राज्यों का पुनर्गठन, कि राज्यों का निर्माण किस आधार पर होना चाहिए और उसके लिए किस प्रकार का संघर्ष आज़ादी के तुरंत बाद हमारे सामने आया। तो इन दोनों समस्याओं का जिक्र आज के हम इस वीडियो में देखेंगे और उसका समाधान हमारे देश के निर्माताओं द्वारा किस तरह से किया गया वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहली बात बेटा कि शरणार्थी समस्या आपने इसे ऑनलाइन क्लासेस में बहुत अच्छी तरह समझा है और देखा भी है कि विभाजन के साथ ही एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश के सामने खड़ी हो गई थी, शरणार्थियों की। आज़ादी के तुरंत बाद बहुत सारे लोग, लाखों की संख्या में लोग ऐसे थे जिन्हें यह नहीं पता था कि वो किस देश के नागरिक हैं। स्वतंत्रता हमें विभाजन के साथ मिली थी। उपमहाद्वीप में विभिन्न लोगों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ भिन्न भिन्न था। पाकिस्तान के राजनीतिक अभिजात वर्ग स्वयं, उनके लिए विभाजन ही स्वतंत्रता थी। वो हिंदू बहुसंख्यकों से आज़ाद हो गए। उन्हें लगा कि अब हम पूरी तरीके से आज़ाद हैं, हमें किसी तरह का कोई भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। और भारत में जहां एक और कुछ लोग स्वतंत्रता की खुशियां मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर शरणार्थियों और अल्पसंख्यकों को विभाजन का सबसे अधिक मूल्य चुकाना पड़ा। शीघ्र ही उपमहाद्वीप बड़े पैमाने पर हुई हिंसा में डूब गया, जिसे आधुनिक शब्दावली में, आधुनिक इतिहास में जातीय संहार की सबसे बड़ी घटना कहा गया। इतने हिंदू मुस्लिम दंगे हुए जिसका कोई वर्णन या उल्लेख नहीं किया जा सकता। सीमा के दोनों ओर आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा था जिसे अल्पसंख्यक कहा जा सकता था, जिसमें भारत के मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 420 लाख, जिसे बाद में घटाकर 350 लाख बताया गया था, और पाकिस्तान में गैर मुसलमानों की संख्या लगभग 200 लाख थी। उनका भविष्य अधर में लटका हुआ था और उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही थी, क्योंकि नई सीमाओं की घोषणा हो चुकी थी और कई लोगों को अपने घरों में रहते हुए भी यही लगता था कि वह किसी दूसरे देश की सीमा में रह रहे हैं और विदेशी हैं। जब हजारों शरणार्थियों के विशाल कारवां ने सीमा के आर पार अपनी अनिश्चित यात्रा शुरू की, तो शत्रु दलों ने एक दूसरे से बदला लेना शुरू कर दिया। तत्काल एक संयुक्त मिलिट्री इवैक्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि पाकिस्तानी सेना मुसलमान शरणार्थियों की सुरक्षा करेगी और इसी प्रकार भारतीय सेना हिंदू और सिख शरणार्थियों की सुरक्षा करेगी। दोनों ने मिलकर पंजाब में जनसंख्या के वास्तविक आदान प्रदान पर नजर रखी, किंतु इसके बावजूद हिंसा जारी रही। रेलगाड़ियों को रोक लिया गया, यात्रियों की निर्दयता से अंधाधुंध हत्या की गई। अक्सर रेलगाड़ियां जब अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचती थी तो वे केवल लाशों से भरी होती थी। इस हिंसा की शिकार विशेष रूप से महिलाएं बनी, क्योंकि उनका शरीर अपने अपने समुदाय के सम्मान का प्रतीक बन गया। ये सब चीज़ें आपने हिंदी फिल्मों में बहुत अच्छे से देखी होगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो इस तरह की कोई मूवी आप देखते हैं तो आपको ये विभाजन का जो दंश है वो अच्छी तरह समझ में आएगा। विरोधी समुदाय के पुरुषों ने दूसरे समुदाय के सम्मान को रोलने के लिए उनका अपहरण किया, उनके साथ बलात्कार किया, उनकी हत्या की। इन परिस्थितियों में कभी कभी पुरुष सदस्यों ने शत्रु समुदाय द्वारा की जाने वाली हिंसा से बचाने के लिए अपने परिवार की महिलाओं को ही अपने हाथों से मार डाला। तो ऐसी घटनाएं अनेकों, हजारों, लाखों की संख्या में हुई। अब पुनर्वास के लिए प्रयास, यानी गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या किया। सरकार के लिए शरणार्थियों को दोबारा बसाने का काम एक बड़ी समस्या सिद्ध हुआ, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में शरणार्थियों के आगमन की पद्धति अलग अलग थी। भारत सरकार ने दिल्ली की परिस्थितियों से निपटने के लिए तत्काल मंत्रिमंडल की आपात समिति का गठन किया और शरणार्थियों की देखरेख के लिए
राहत तथा पुनर्वास मंत्रालय की स्थापना की। इसको नोट करना आप लोग कि राहत और पुनर्वास मंत्रालय, एक मंत्रालय बना दिया गया। पंजाब में जहां पहले ही काफी हिंसक उत्पात हो चुके थे, बड़ी संख्या में विस्थापितों के जत्थे आने शुरू हो गए। पुनर्वास मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 1948 तक पश्चिमी पाकिस्तान से 50 लाख लोग भारत आए थे। मतलब ये तो केवल एक रिपोर्ट है और केवल एक प्रदेश की रिपोर्ट है। पुनर्वास की समस्या को हल करने के लिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने दूरदर्शिता का परिचय दिया तथा लोगों के पुनर्वास को बड़े ही संयमित ढंग से व्यवहारिक रूप प्रदान किया। उन्होंने शरणार्थियों को अस्थायी रूप से ठहराने के लिए जगह जगह कैंप लगाए। जैसे जैसे इन लोगों के रहने की व्यवस्था पूर्णकालिक होने लगी, वैसे वैसे उन्हें इन कैंपों से निकालकर उन स्थानों पर भेजा जाने लगा। पंडित नेहरू ने शरणार्थियों को मुआवजे के रूप में यथा योग्य जमीन जायदाद प्रदान की। उन्हें सभी प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्रदान किए और 1955 में नागरिकता कानून बनाकर इन शरणार्थियों को भारत का नागरिक भी बनाया। यानी गवर्नमेंट जितना कुछ कर सकती थी वो सब इन शरणार्थियों के लिए किया गया और इस प्रकार उस शरणार्थी समस्या का समाधान हमारे देश की गवर्नमेंट ने किया। इसके बाद एक दूसरी समस्या जो हमारे देश की अंदरूनी समस्या थी कि कैसे भाषा के आधार पर नए नए राज्यों के गठन की मांगे उठने लगी। जो ये बात हमारे जो आज़ादी का आंदोलन चला था उसी में इस बात को पहले ही हमारे देश के निर्माताओं ने ये स्वीकार कर लिया था कि हम जो राज्य बनाएंगे उनका गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा। परंतु जब विभाजन हुआ उस समय देश के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो भाषा के आधार पर इतने सारे राज्य बना दे, क्योंकि एक पहले ही हम विभाजन झेल चुके थे, अब और ज़्यादा टुकड़े भारत के बर्दाश्त नहीं किए जा सकते थे। गांधी जी सहित अन्य नेताओं द्वारा सामान्य तौर पर यह स्वीकार कर लिया गया था कि आज़ाद भारत अपनी प्रशासनिक इकाइयों के सीमा को भाषाई सिद्धांत पर निर्धारित करेगा। लेकिन आज़ादी के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व में यह विचार व्यक्त किया गया कि देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक संपन्नता पर पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। 1948 में एस के धर के नेतृत्व में बने भाषाई राज्य आयोग तथा जेवीपी समिति ने भी तत्कालीन रूप से भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विरुद्ध सलाह दी थी। यानी उन्होंने कहा कि अभी भाषा के आधार पर राज्यों को गठित करना सही नहीं होगा, भारत का विभाजन इससे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब परंतु जब एक बार ये काम टाल दिया तो क्या हुआ, भाषाई आधार पर राज्य गठन हेतु बनी समितियों के सुझाव के बाद पूरे देश में राज्यों के पुनर्गठन को लेकर व्यापक जन आंदोलन शुरू हो गया। वहाँ के लोग तो ये समझ के बैठे थे कि हमारा भाषा के आधार पर पुनर्गठन होगा, परंतु हुआ नहीं। तो जन आंदोलन शुरू हो गए जिसमें मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग आंध्र राज्य बनाने की मांग सबसे प्रबल थी। अक्टूबर 1952 में पोट्टी श्री रामालू जी जो है वो आमरण अनशन के चलते उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने 56 दिन 56 डेज वो आमरण अनशन पर रहे और उनकी मृत्यु के बाद जो ये हिंसा है वो बहुत ज़्यादा भड़क उठी और सरकार को 1953 में आंध्र प्रदेश रूप में नया राज्य बनाना पड़ा। और आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर ये बनता है कि भाषा के आधार पर गठित सबसे पहला राज्य कौन सा था, तो उसका जवाब है आंध्र प्रदेश। इसके बाद देश के अन्य राज्यों में भी भाषाई आधार पर राज्यों की मांग जोर पकड़ने के कारण 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1956 में ये जो गठन है इसका वो 1953 में ही हो गया था। 56 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा भाषाई आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। अब देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका गठन 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के 3 सदस्य थे, न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पाणिकर, ये आपको याद रखना है। और इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस आयोग ने राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवहार्यता, आर्थिक विकास, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा तथा भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार बनाया। सरकार ने इसकी संस्तुतियों को कुछ सुधार के साथ मंजूर कर लिया, जिसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पास किया गया
और उसके बाद ही 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ये देखिए, ये एक मैप है यहाँ पर जिसमें लिखा है कि कौन सा राज्य का गठन जो है वो कब किया गया। आपको मैं ये चाहती हूँ कि आप सारे जितने अभी हमारे 28 स्टेट हैं उनको क्रम से लिखकर उनका गठन कब कब किया गया यहाँ मैप में से नोट करेंगे अपनी कॉपी में, और सब ये टेबल बनाकर रखेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का कार्य करके हमारे देश के नेतृत्व ने राष्ट्रीय एकता के सामने उत्पन्न प्रश्न चिन्ह को समाप्त कर दिया, जो संभवतः विघटनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे सकता था। जहां भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा किया, वहीं उसने जनता की भावनाओं का भी ध्यान और मान रखा। इससे लोगों के अंदर यह भावना बलवती हुई कि स्वतंत्र भारत में उनकी इच्छाओं, भावनाओं तथा सांस्कृतिक पहलुओं के साथ-साथ उनकी क्षेत्रीय भाषा को भी महत्व दिया जा रहा है। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन ने देश के संघीय ढांचे को प्रभावित नहीं किया तथा केंद्र व राज्य के संबंध पूर्णवत बने रहे। यानी हमारे देश के निर्माताओं ने इस समस्या का भी समाधान बहुत अच्छे ढंग से किया और हमारा भारत आज तक अखंड भारत बना हुआ है। चाहे राज्यों के निर्माण बहुत सारे हो गए, परंतु फिर भी भारत की अखंडता को चोट नहीं पहुंची। अब देखिए, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के मैंने सन यहाँ पर इसमें स्लाइड में आपको बताए हैं कि 56 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पास कर दिया तो इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बने। ये बार बार चीज आ रही है, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर 1960 में पुनर्गठन का दूसरा दौर चला और 60 में बम्बई राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ। 1963 में नागालैंड का गठन हुआ। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ, उसमें से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बनाए गए। 72 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बने। 87 में मिजोरम का गठन किया गया और केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश था, बाद में उसे और गोवा को, ये इन दोनों को पूर्ण राज्य का दर्जा 87 में दिया गया, पहले ये केंद्र शासित थे। वर्ष 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आए तथा इसके बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है वो 29वां राज्य बना। और उसके बाद आपको जम्मू कश्मीर का पता है, सन 2019 में और अगस्त के अंदर जम्मू कश्मीर जो कि पूरा एक राज्य था उसे तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो उसके बाद ये 29 स्टेट ना होकर 28 स्टेट हो गए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे और सारे राज्यों के नाम लिखकर, 8 अभी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उनके नाम आप लिखेंगे। और आपको लेटेस्ट पता होना चाहिए कि जो दमन, दीव और दादर नागर हवेली है, इन दोनों को पहले ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको मिलाकर अब एक यूनियन टेरिटरी कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है कॉपी में। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।